प्रियांशु, आपके जो है नेट बाकी है क्या अभी? ठीक है, बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक। कैसी है तैयारी? आज तो लिवरेज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन जो है, लिवरेज। अच्छी है वैसे आज की क्लास है, कल से तो आप वैसे ही जो ज्वाइन कर पाओगे। कल तो हो जाएगा ना एग्जाम, कल तो 4 तारीख है। हम्म कुछ नहीं, क्वेश्चन आराम से पढ़ना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे तो आराम से होगा। शुरू करें? ओके, ठीक है, पढ़ाई करो भाई। आज नेट पे ध्यान दो। तो देखो, फाइनेंशियल डिसीजन लिवरेज जो है उसको अपन पढ़ेंगे। सिंपल टॉपिक है लेकिन समझने लायक टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे हम इनकम स्टेटमेंट। देखो, लिवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? लिवरेज वर्ड का मतलब होता है फायदा उठाना। सीधा मतलब समझिएगा, लिवरेज वर्ड का मतलब क्या है? लिवरेज वर्ड का सीधा मतलब है फायदा उठाना। अब फायदा किन का उठाया जाएगा? तो यहाँ पर जो वो दो सेंस में बात करेंगे। एक बिजनेस चलाने के सेंस में, और एक बिजनेस में पैसा कहाँ से लाया उस सेंस में। तो दोनों सेंस के अंदर जो वो अपन अलग अलग बात करेंगे। बिजनेस चलाने के सेंस में हम बात करेंगे कि किन का फायदा उठाया जाएगा, तो ऐसी जो भी फिक्स कॉस्ट है उनसे किस तरीके से फायदा उठाया जाएगा, वो जो है एक तो ये भाग होगा। और दूसरा जो है, हमने पैसा कहाँ से रेज किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि डेब्ट से पैसा लेते हैं, तो डेब्ट से पैसा जो है वो हमें सस्ते में मिल जाता है। और वहाँ जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, जैसे उनसे 8% पे पैसा लिया और रिटर्न हमारा मान लीजिए 20% है, तो ये जो एक्स्ट्रा आपके 12% है, ये जो है ये भी क्या है, एक तरीके से फायदा जो है पहुंचा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें जो फायदा किस में देखना है, ईपीएस के अंदर कि अर्निंग पर शेयर जो वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल सा पार्ट है। पहले इसको एक बार इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सेल्स होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद हमारा जो बचता है उसे हम कहते हैं EBIT, या फिर इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कि बिजनेस को चलाने से हमें जो भी फायदा हुआ वो ये है, EBIT। क्लियर है? तो ये क्या है,
हमने बिजनेस किया, उसमें सेल की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट वगैरह करने के बाद ये जो है यहाँ तक हमने कोई भी कहाँ से पैसा लाया उसकी कोई भी कॉस्ट जो वो लेस हुई है क्या? नहीं। ये हमने बिजनेस किया, सेल की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट और उसके लिए फिक्स कॉस्ट लगी, वो लेस करने के बाद जो बचा वो हमारा क्या है? ऑपरेट करने से, बिजनेस को चलाने से हमारा जो प्रॉफिट बचा वो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है उनको लेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जिसमें जाएगा आपका इंटरेस्ट, तो आपका बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो ये क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से लेस करेंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? इसमें अगर आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमारा क्या बचेगा? EPS। अब इस पूरे स्टेटमेंट को, ये जो पूरा स्टेटमेंट है आपका, इस स्टेटमेंट को मेनली हम दो भागों में बांटेंगे। इस स्टेटमेंट को हम क्या बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक तो ये यहां तक का पोर्शन, एक तो ये यहां तक का पोर्शन। क्लियर है? ये जो है ये क्या है? बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है। बिजनेस चलाया तो सेल हुई, वेरिएबल कॉस्ट लेस हुई, उसमें से कंट्रीब्यूशन लेस हुआ, उसमें से फिक्स कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन मिला, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा ये यहां से लेके यहां तक का है। ये जो पोर्शन है, ये जो है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही है? इंटरेस्ट, मतलब कि आपका जो पैसा कहाँ से लेके आए हो उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हो? कॉस्ट का पेमेंट कर रहे हो। EBIT लेस इंटरेस्ट, दो, अच्छा यहाँ टैक्स है। यहां से क्या हो रहा है? जहां से आपने पैसा लेके आए हैं उनके अगेंस्ट में उनको क्या किया जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है, उनकी कॉस्ट का क्या किया जा रहा है? भुगतान किया जा रहा है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है? हमने फाइनेंस कैसे रेज किया है, इससे रिलेटेड है। क्लियर है? अब हमारी समझदारी कब होगी, कब हम समझदार कहलाएंगे? जब हम इनका इस्तेमाल करके हमें कुछ बेनिफिट मिले। जैसे अगर हमने फाइनेंस जो है, जैसे डिबेंचर से लिया, उनसे जिनसे भी पैसा लिया उनको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट के बदले में अगर उनके इंटरेस्ट का जितना पेमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, तब तो ये हमारे लिए क्या होगा? फायदे का सौदा होगा। अगर जितना इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उससे हम कम कमा रहे हैं तो उस केस के अंदर वो हमारे लिए क्या होगा? नुकसान का सौदा होगा। समझ पा रहे बात? तो हमें यहाँ पर पूरी तरीके से इस लिवरेज के अंदर जो अपन चैप्टर जो पूरा देखेंगे वो देखेंगे लिवरेज वर्ड का मतलब फायदा उठाना, कि ये जो है हम जो हमने फाइनेंस जिस तरीके से लिया है क्या उससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा है कि हमने जो बिजनेस चलाया है उसके अंदर जो है हमने सही तरीके से लेके उसमें जो भी कॉस्ट लगाई क्या उसका हम प्रॉपर फायदा जो वो लगा रहे हैं या उसका प्रॉपर फायदा जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो है आपका बेसिक इनकम स्टेटमेंट है। पहले इसको लिख दीजिए, फिर जो अपन एक पहले पार्ट को देखेंगे, फिर जो है दूसरे पार्ट को देखेंगे।
क्या ये लिख चुके हैं? ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे ये वाले पोर्शन में जो है वो किसका डिस्कशन होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज का। और ये वाले पोर्शन में जो है वो हमारे किसका डिस्कशन होगा? फाइनेंशियल कॉस्ट। लेकिन कहाँ लिख दिया मैंने गलत? नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। और ये जो है ये वाला पोर्शन जो क्या है हमारे किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है। ये वाला हमारा पोर्शन आएगा फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर। एक बार वापस यहाँ से देख लीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले सेल करते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है, उसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो हमारा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर इसे हम कहते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें से हम यहाँ तक ये जो है ये हमारे बिजनेस के चलाने की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो बात कि भाई अगर आप यहाँ तक ईबीआईटी तक ज्यादा पैसा लेके आ रहे हो इसका मतलब कि आप बिजनेस अच्छे से चला रहे हो। अगर बिजनेस अच्छे से चलाओगे तो आपकी सेल जो बढ़ेगी, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कम रखोगे तो आपका ये आपकी एफिशिएंसी है कि आपकी कम फिक्स कॉस्ट के अंदर आप अगर सेल बढ़ा पा रहे हो तो ये आपके बिजनेस करने की एफिशिएंसी है। समझ पा रहे हो बात? ये एक बार ईबीआईटी आ गया, इसके बाद की जो कॉस्ट है वो सारी सारी किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट है कि आपने पैसा कैसे रेज किया। अगर आपने पैसा एफिशिएंट तरीके से रेज किया है तो फिर उस केस के अंदर आपके ये ईबीआईटी का ज्यादा पोर्शन जो वो ईपीएस तक बचा लोगे। क्लियर है? ईबीआईटी का ज्यादा पोर्शन जो वो ईपीएस तक बचा लोगे। और अगर आपने सही तरीके से फाइनेंस रेज नहीं किया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हुए भी आपकी कॉस्ट के अंदर जो वो सारा सारा पैसा चला जाएगा और लास्ट के अंदर ईपीएस में पैसा कम बचेगा। इस वजह से हम इस इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट में पढ़ेंगे कि ऑपरेट करने में हमें जो है ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, कि हमने बिजनेस जो है वो चलाने में किस तरीके से एफिशिएंसी दिखाई है, और फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि हमने फाइनेंस रेज करने में किस तरीके की एफिशिएंसी जो वो दिखाई है। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक का? अब देखो इसको अपन जो वो लास्ट में इस स्टेटमेंट पे वापस आएंगे। अब देखो सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग लिवरेज तक की बात करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? कलर सही है ना? ग्रीन ही कर देते हैं उसको, है ये रखेंगे। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका आएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा ई बी आई टी। क्लियर है? देखो आप फिक्स कॉस्ट क्यों लगा रहे हो? जैसे कि फिक्स कॉस्ट मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एक एम्प्लॉय को रखा। क्लियर है? आपने एक एम्प्लॉय को क्यों रखा? जैसे फिक्स सैलरी पे रखा, उसे 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे रखा। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो 20,000 रुपये इसको मैं एम्प्लॉय को जो दे रहा हूँ इसके बदले में ये मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो वो अर्न करके दे। भाई 20,000 मैं इसे दे रहा हूँ, अगर वो सिर्फ अपनी कॉस्ट ही रिकवर कर रहा है तो मुझे उसको रखने से क्या फायदा। अगर मैं उसको 20,000 दे रहा हूँ और 20,000 के बदले में वो मुझे 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो दे रहा है, तो उस केस के अंदर वो मेरे लिए क्या होगा? फायदे का सौदा होगा, वो एम्प्लॉय जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो हम फिक्स कॉस्ट को बढ़ाते हैं ताकि हमारा क्या हो? ईबीआईटी या हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वो क्या हो?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वो क्या हो, इंक्रीज हो। समझ पा रहे बात? नॉर्मली हमारा कहने का मतलब क्या है, हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो। क्लियर है? तो ये जो है ये साउंड स्थिति है या नहीं है, मतलब कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग लिवरेज कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है कि भाई अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है तो आपका आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और हमने कहा इस ऑपरेटिंग लिवरेज से और क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसकी मदद से आप पता कर पाओगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से आप पता कर पाओगे चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन। और सिंपल सा याद रखने के लिए आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ये तो है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज और ये जो है वो एक तरीके से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। एक एग्जांपल से समझेंगे अभी इसको, यहाँ तक का लिख दीजिए। यहाँ तक का लिख चुके हो? जैसे एक कंपनी है, उसकी सेल्स जो है वो 1 लाख रुपीज है, उसमें से उसका PV रेशियो मान लीजिए 40% है, मतलब कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो कितना बनता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है 40%, मतलब कि 40,000 रुपये। मतलब इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी लगती है, 60,000, 60,000। इसमें से मान लीजिए इसकी लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये सपोज इसकी 20,000। पहले अपन इसको कैलकुलेट करना और इसका यूज जो है वो सीखेंगे, फिर जो है इसको आगे देखेंगे। तो ये हमारा EBIT जो है वो आ गया आपका 30,000। क्लियर है? आपसे पूछा जाए अगर कि ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, तो आप कहोगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, जो कि आया आपका 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, जो कि है आपका 2। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जैसे सेल्स के अंदर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इस ऑपरेटिंग लिवरेज से आप क्या और चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप कहोगे इससे हम ये पता कर सकते हैं कि सेल में अगर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज है कि इतने परसेंट का इंक्रीज होगा, तो हम आपको ये बता देंगे कि उसकी वजह से EBIT में कितना चेंज आएगा। हमने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो हमारा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला है वहां पर क्या लिखोगे आप, चेंज इन
EBIT अपॉन चेंज इन सेल्स। मान लीजिए आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिले या फिर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई हाँ कि सेल जो है वो 30% से इंक्रीज होगी और आपसे पूछा जाए कि ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, तो आप क्या कहोगे कि इस फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो कितना है, 2 है। चेंज इन ईबीआईटी जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर हमारी सेल के अंदर जो वो मान लीजिए 30% इंक्रीज आएगा तो हमारा ईबीआईटी कितने से चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे चेंज इन ईबीआईटी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 30% जो कि आपका बचेगा 60% जो है वो चेंज इन ईबीआईटी आएगा। सर ये तो आपने कहा, हम कैसे कैल मान लें, कैसे भरोसा कर लें? कोई बात नहीं, आप जो है इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप इसे जो है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपका सेल के अंदर आप कितना मान रहे थे? सेल के अंदर आपने 30% माना है, तो ये लो 30% सेल बढ़ा देते हैं। सेल्स 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा 1,30,000। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो आपका कितना है 40% है, तो ये हो जाएगा आपका 1,30,000 इंटू 0.4, ये हो गया आपका 52,000 माइनस 1,30,000, ये आपका बचा 78,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट जो है वो 20,000 का लेस कर। क्लियर? तो ये कितना बचा आपका 52 में से 20 के 32,000। तो ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हुआ देख लीजिए, ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हुआ 20,000 से 32,000 हो गए, मतलब कि 12,000 का इंक्रीज आया कितने पे 20,000 पे। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ इंटू 100%। 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू कितना हुआ 60%। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है कि भाई आप ऑपरेटिंग लीवरेज की मदद से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रही है बात यहाँ तक की? अब जो है इस ऑपरेटिंग लिवरेज को एक एक के साथ इसके रिलेशन देखते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के साथ क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ क्या होगा, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के अंदर जो भी सिचुएशन आए आप उस सिचुएशन के अंदर उस अकॉर्डिंग जो वो आप इसको कर पाए। क्लियर है यहाँ तक का? अब जैसे पहले जो है वो चीज ऑपरेटिंग leverage and fixed cost। वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ गया EBIT। ये वही डाटा 1,00,000, ये जो है वो 40,000, ये जो है वो 60,000, ये 30,000 और ये बचा 20,000। तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जब कैलकुलेट करोगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो 40,000 भाग 20,000 2 आ जाएगा। हाँ 2 आएगा 2। वो उसी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका यूज करना कि उसका क्या बेनिफिट या मतलब कि कितना इम्पैक्ट जो है वो डालेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज जब हम इसकी लास्ट में डेफिनेशन देखेंगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है, ये एक तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है कि सेल के अंदर चेंज की वजह से EBIT के अंदर कितना चेंज आएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूज जो है वो कौन करता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज।
क्लियर। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और वो है दोनों एक ही, मतलब कि वहां 2 है तो ये भी 2 ही है। क्लियर है यहां तक का? अब समझिएगा इससे आगे, जैसे फिक्स कॉस्ट के साथ इसके रिलेशन देखें, तो फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीज करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो फिक्स कॉस्ट मान लीजिए आप क्या कर देते हो, 20,000 की जगह फर्म की फिक्स कॉस्ट जो वो 30,000 हो जाती है। क्लियर है? बाकी सारे सेम रखें और फिक्स कॉस्ट जो वो इंक्रीज हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये आपका 1 लाख, ये 40,000, ये कितना बचा 10,000, और ये आपका कितना होगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो गया 4। मतलब कि यहाँ आप क्या ये कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट जब इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हो बात? भाई फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा मतलब कि यहाँ पर डिवाइड वाला पोर्शन जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? डिवाइड नीचे जो पोर्शन है मतलब कि हर जो है या डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर फिक्स कॉस्ट कम करें तो उस केस के अंदर मान लीजिए इस 20,000 को हम 15,000 कर दें तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन जो कितना 40,000, और ये जो है वो कितना 15,000। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना बचा 25,000। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट जो वो फिक्स कॉस्ट आपने क्या की, डिक्रीज की। तो उस केस के अंदर ये कितना हो गया 40,000 भाग 25,000, ये कितना हो गया 1.6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या हो गया 2 से 1.6 हो गया। ऑपरेटिंग लिवरेज भी जो क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? ये समझ आया? क्लियर है? अब इसी का ऑपरेटिंग लिवरेज का जो वो पीवी रेशियो के साथ भी रिलेशन देख सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज एंड पीवी रेशियो, जैसे कि पीवी रेशियो पहले जो 40% मान लेते हैं, फिर सेकंड के अंदर 50% मान लेंगे और फिर 30% मान लेंगे। सेल्स जो 2 लाख से ले लीजिए कहीं, या 2 लाख नहीं तो 1.5 लाख ले लीजिए। लेस कंट्रीब्यूशन 40% है, मतलब कि 1.5 लाख का 40% हो गया 15 15 45 चौक 60, ये हो गया 60,000, और ये कितना हो गया 90,000। लेस फिक्स कॉस्ट जो वो कांस्टेंट ही रखते हैं, तभी इसको एनालाइज कर पाएंगे। 20,000 रुपये, तो आपका जो है वो EBIT जो है वो कितना आ गया, 60,000 में से 20,000 गया, बाकी कितना बचा 40,000। समझ पा रहे हो बात? तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आपने कैलकुलेट किया 60,000 भाग 40,000 कितना हुआ 1.5। क्लियर? अब इसके बाद में आपका पीवी रेशियो जो वो 50% हो जाए, पीवी रेशियो जो वो अगर 50% हो जाए तो 1,50,000 का 50%, 15 45 चौक 60 5 75, मतलब कि 75,000। ये जो है ये 75,000, तो ये भी कितना हो जाएगा 75,000। क्लियर है? इसमें से ये जो है ये 20,000 के 20,000, तो ये कितना हो गया 75 में से 20 गए, कितने बचे 55,000। तो आप क्या कहोगे कि 75,000 भाग 55,000 कितना हो जाएगा 1.3636। तो क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या है
कि पीवी रेशियो जब हमने बढ़ाया तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो क्या हुआ, कम हुआ। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों हो गया कि पीवी रेशियो को बढ़ाया तो यहाँ पर तो जो जैसे ये हर जो सॉरी ये जो अंश है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो इस हिसाब से तो पीवी रेशियो जो है सॉरी ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन समझिएगा यहाँ भी जो है वो क्या हुआ, 15,000 से अगर इंक्रीज आया है तो 15,000 का इंक्रीज जो वो यहाँ पर आया। हर में जो सॉरी अंश में जो 15,000 का इम्पैक्ट आया वो कितने पे आया, 60,000 पे आया। और हर में जो इम्पैक्ट आया 15,000 का वो कितने पे आया, 40,000 पे। तो ये इस पे इम्पैक्ट जो वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि हर जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इस वजह से पीवी रेशियो जब इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। यहीं पर अगर पीवी रेशियो अगर कम हो जाए तो यहाँ पर जैसे 30% ही हो तो 15 15 42 ये 45,000 और ये गए 20,000, कितने बचे ये 25,000 सॉरी, हाँ 25,000 ही बचे ना। तो ये कितना हो गया, 45/25 1.8। तो पीवी रेशियो जब आपने कम किया तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपका क्या हुआ, बढ़ा। समझ पा रहे हो बात। क्लियर है यहां तक का। क्लियर है। अब जो है इसका रिलेशन देखते हैं हम। ऑपरेटिंग लिवरेज विथ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एट बीईपी, मान लीजिए बीईपी जो है वो उसके लिए अपन ले लेते हैं सेल्स 1 लाख, 40% मानते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 40,000। और उसके बाद में आपका आ गया ये कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो कि कितना हो गया आपका, सॉरी 40% है तो ये 40,000 और ये 60,000। इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अपने को ब्रेक इवन पॉइंट पे जाना है तो फिक्स कॉस्ट हम 40,000 मान लेते हैं। तो हमारा जो है प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा कितना, 0। क्लियर है। अब एट बीईपी अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे बात करें और हमें पूछा जाए कि ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है तो क्या करेंगे, वही कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय जो है वो आपका प्रॉफिट, नहीं इसको ईबीआईटी लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ईबीआईटी। किसी में 0 का भाग दोगे तो उसे क्या क्या आएगा, इन्फानाइट, अनंत आएगा। ठीक है। इसको इन्फानाइट कहते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से इन्फानाइट आता है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह 0 आ गया, इस वजह से इनडिफाइंड भी कहा जाता है। बाकी इन्फानाइट भी इसकी वैल्यू है। क्लियर है। क्योंकि एक जगह 0 है मतलब कि कैलकुलेशन इसने पूरी क्या कर दी है, खराब कर दी है। इस वजह से इनडिफाइंड या इन्फानाइट जो वो कहा जाता है। अगर बीईपी से सेल कम हो तो उस केस के अंदर मान लीजिए आपकी सेल जो वो 80,000 ही हो, अगर आपकी सेल 80,000 ही हो तो ये 40% है, 8 चौक 32, ये बाकी का कितना गया, 8 छंग 48, ये 48,000 गए।
इसमें से ये 40,000 और ये कितना बचा -8,000। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, 32,000 डिवाइडेड बाय -8,000, तो ये 32,000 डिवाइडेड बाय 8,000 माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अगर ब्रेक इवन पॉइंट से आगे की साइड में जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा समझिएगा। अगर जैसे सेल जो है वो 1,20,000 हो जाए, अगर सेल 1,20,000 हो जाए तो उस केस के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4 चौक 48 और 12 छंग 96, नहीं 12 छंग 12 बार 4 बार 36 बार 4 48 बार 5 60 बार 6 72 72,000। क्लियर है। इसमें से फिक्स कॉस्ट गई आपकी 40,000, तो ये कितना बचा 8,000। तो आपका ये कितना आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 8,000, ये आ गया आपका 6 आ गया। क्लियर है। समझ पा रहे हो बात। तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि एट पीईपी ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो क्या होगा इनफाइनाइट, या फिर जिसे हम अनडिफाइंड। बिलो पीईपी ऑपरेटिंग लीवरेज जो क्या होगा नेगेटिव होगा, और अबो बीईपी जो है वो क्या होगा ऑपरेटिंग लीवरेज जो क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर है भाई यहाँ तक। क्लियर है। अभी देखो एक चीज और जो है इसके साथ ही बीईपी के जो है वो अपन रिलेशन समझ लेते हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले अपन ने क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो क्या होगा बढ़ेगा। क्लियर है। फिक्स कॉस्ट कम होगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो क्या होगा कम होगा। क्लियर है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अगर पीवी रेशियो जो वो इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर पीवी रेशियो कम होगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो वो इंक्रीज होगा। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। क्लियर है। देखो फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। अगर किसी कंपनी में फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है तो ब्रेक इवन पॉइंट उसका लेट आएगा या जल्दी आएगा। अगर किसी फॉर्म जो है उसकी जैसे फिक्स कॉस्ट 40,000 लग रही थी, उसकी जगह अगर उसकी फिक्स कॉस्ट 40,000 से बढ़कर 50,000 हो जाए तो उस केस के अंदर उसका ब्रेक इवन सेल्स जो है वो कम होगी या ज्यादा करनी होगी। जैसे ये समझिए, ये सेल्स है, ये लेस वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो है वो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, और ये आपका पीबीआईटी। समझ पा रहे हो बात भाई। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा पे आएगा। जैसे 40% है तो ये 1 लाख और ये 40,000, और इसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 40,000 हो जाएगी। ये 40% है मान लीजिए, तो ये आपका क्या आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पीबीआईटी जो वो नील आ रहा है। अगर ये फिक्स कॉस्ट जो 40,000 की जगह 50,000 हो जाए तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा,
यहाँ पर इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, सॉरी इसको नील लाने के लिए क्या होगा, कंट्रीब्यूशन जो कितना कमाना होगा, 50,000 कमाना होगा। मतलब कि जो आपकी बीईपी की सेल जो है वो क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 40%, ये कितना हो गया, 1,25,000। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। तो अगर, अब समझिएगा, अगर हायर बीईपी सेल होगी तो उस केस के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज आपका जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सोच के आराम से जवाब दीजिए। अगर बीईपी सेल्स जो है, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स जो है वो आगे चली जाए, मतलब कि जो 1,00,000 पे रिसीव हो रहा था ब्रेक इवन पॉइंट, वो 1,20,000 पे, 1,50,000 पे ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें रिसीव होना शुरू हो जाए, तो उस केस के अंदर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि देखो सीधा रिलेशन देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेक इवन, सॉरी फिक्स कॉस्ट बढ़ी, इस वजह से ब्रेक इवन पॉइंट जो क्या हुआ, आगे आया। और हम ये जानते हैं कि जब फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर फिक्स कॉस्ट कम होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स जो वो कम होगी। तो अगर आपका लोअर बीईपी सेल्स है, अगर आपकी लोअर बीईपी सेल्स है तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी आपका क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आगे कब होगा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो, या फिक्स कॉस्ट कम होगी तो। सर सिर्फ फिक्स कॉस्ट से नहीं, पीवी रेशियो से भी तो हो सकता है। अगर पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो ब्रेक इवन पॉइंट जो क्या होगा, जल्दी रिसीव होगा या लेट रिसीव होगा। अगर पीवी रेशियो जो वो इंक्रीज हो जाता है, अगर पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो उस केस के अंदर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हमें जल्दी रिसीव होगा या लेट रिसीव होगा। जैसे कि यहाँ पर जो पहले ये सिचुएशन थी, ये 40% था, तो ये 40,000 आ रहे थे, 40,000, और ये 0 आ रहा था। अब ऑपरेट पीवी रेशियो मान लीजिए 50% हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ चाहिए नील, फिक्स कॉस्ट का रिकवर करना 40,000, तो कंट्रीब्यूशन कमाना 40,000, और आपका ये 40% की जगह 50% अगर हो जाए तो उस केस के अंदर ये कितना होगा, 40,000 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल 40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो कितने पे, 80,000 पे। तो ये हम जानते हैं कि जब पीवी रेशियो इंक्रीज होता है, जब पीवी रेशियो इंक्रीज होता है तो हमें ये जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो क्या होता है, जल्दी रिसीव होता है। समझ पा रहे बात। या फिर यूं कह दीजिए, पीवी रेशियो जब इंक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो कम होता है। समझ पा रहे हो बात भाई। अल्टीमेटली मैं इनका क्या बता रहा हूँ कि भाई देखो, ब्रेक इवन पॉइंट जो वो आगे जा सकता है, दो केस के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट जो वो आगे जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल है वो आगे जा सकती है दो केस में। कौन कौन से, या तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए या पीवी रेशियो कम हो जाए। पीवी रेशियो 40% की जगह अगर 30% हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये नील, 40,000, 40,000, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 0.3, कितने की सेल करनी पड़ेगी, 133। बीईपी लेवल जो वो आगे खिसक सकता है, या तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, या आपका क्या हो जाए, पीवी रेशियो जो क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है। तो पीवी रेशियो जो है वो कम होना, पीवी रेशियो कम होगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो आगे जाएगा। और फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो उस केस के अंदर जो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, बढ़ेगा। तो
बीईपी सेल अगर आगे जाएगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो इंक्रीज होगा। बीईपी सेल्स अगर आगे जा सकती है या फिर बीईपी सेल्स अगर बढ़ जाती है तो उस केस के अंदर हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, इनफाइनाइट वो उसको जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम जो ऑपरेटिंग लिवरेज वो इनफाइनाइट है लेकिन उसे हम इनडिफाइंड मानते हैं। समझिएगा, उसको इनडिफाइंड माना जाता है वो इनफाइनाइट, लेकिन वो ऐसा है कि ये जीरो आने की वजह से अगर यहाँ पर जैसे एक भी आ जाता तो 40,000 डिवाइडेड बाई एक के हिसाब से कैलकुलेशन होती, लेकिन वो उस हिसाब से हम देखते हैं। इनफाइनाइट जो है उसके साथ साथ हमने एक वर्ड यूज किया था अनडिफाइंड, उसके साथ साथ हमने एक वर्ड यूज किया था अनडिफाइंड कि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये एज गुड एज जीरो माना जाता है। क्लियर है? वो है इनफाइनाइट लेकिन वो एक तरीके से, क्योंकि ये जीरो आने की वजह से है, समझिएगा यहाँ पर जीरो आ गया ना, इस वजह से पूरी कैलकुलेशन खराब करके उसने कर दिया। तो अगर बीईपी सेल्स जो वो आगे जाएगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर बीईपी सेल्स नजदीक आएगी तो उस केस के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है भाई? समझ पा रहे हो बात भाई? वो जो है वो इनफाइनाइट, उसको जीरो समझिएगा। रीजन क्या है कि वो जीरो इस कैलकुलेशन की वजह से वो जो है वो जीरो आ गया, डिवाइड के अंदर वन डिवाइडेड बाय जीरो करोगे तो वो उस हिसाब से जो वो इनफाइनाइट आता है। तो क्वेश्चन इनफाइनाइट भी लिख सकता है या अनडिफाइंड भी लिख सकता है। सेम ही है। बीईपी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने की सेल होती है, वही हमारा बीईपी पॉइंट है भाई। मार्जिनल के अंदर हमने क्या देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट जो वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बीईपी को, इन वैल्यू और इन यूनिट्स। तो इन वैल्यू का मतलब क्या है, बीईपी को अचीव करने के लिए कितना कितने की सेल करना होगा। और अगर बीईपी इन यूनिट कैलकुलेट करते तो उसका मतलब क्या है, बीईपी के लिए कितनी यूनिट्स बेचना। ठीक है, या इसको और आसान तरीके से समझना चाहूँ तो यूँ समझ लीजिए, फिक्स कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो उस केस के अंदर जो आपकी पीपी सेल्स जो है, पीपी सेल्स जो है वो क्या होगी, पीपी की वैल्यू जो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आप ये जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट जब बढ़ती है तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिक्स कॉस्ट जब कम होती है तो हमारा बीईपी जल्दी रिसीव हो जाता है, तो बीईपी सेल्स जो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जब कम होती है तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो कम होता है। वहीं पर पीवी रेशियो जब इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर जो बीईपी जो है वो क्या होगा, जल्दी रिसीव होगा, तो बीईपी सेल्स जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बीईपी सेल्स कम हो जाएगी। पीवी रेशियो जब बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? और पीवी रेशियो अगर आपका कम हो जाए तो उस केस के अंदर बीईपी की जो सेल है वो क्या हो जाएगी, सॉरी, पीवी रेशियो अगर कम हो जाए तो बीईपी की सेल जो क्या करनी पड़ेगी, बीईपी के लिए आपको ज़्यादा की सेल करनी पड़ेगी। और ये हम जानते हैं कि पीवी रेशियो जब कम होता है, पीवी रेशियो का अगर हिसाब से हम बात करें तो पीवी रेशियो जब कम होता है तो यहाँ पर हमने लिखा भी है इसको कि पीवी रेशियो जब कम होगा तो उस केस के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज जो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, बीईपी सेल्स जब बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा,
बीईपी सेल्स बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ेगा, बीईपी सेल्स कम होगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा, बीईपी सेल्स कम होगी तो ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा। क्या इस तरीके से समझ आ गया ये? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक का? अब एक जो है लास्ट, वो है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ तक का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक बार अपन जो थोड़ा सा कैलकुलेशन पूरा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये जैसे 1 लाख की सेल है, सेल्स आपकी 1 लाख है, जिसमें से 60,000 तक आपका बीईपी है और बाकी का जो 40,000 जो है वो आपका एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कि ये उससे आगे की सेल है। क्लियर है? इसमें से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, जो कि मान लीजिए आपका पीवी रेशियो जो वो 50% है। तो ये हो गया आपका 30,000, ये हो गया आपका 30,000, ये हुआ 30,000, ये हुआ 20,000, ये हो गया 50,000, ये हो गया 50,000। इसमें से हम जो है वो लेस करें अगर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो वो अपन जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट तक की लेस हो जाती है सारी, तो ये 30,000, तो आपका प्रॉफिट जो वो कितना आ गया, बीईपी पे तो जो वो नील आ गया। और हम जानते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो फिक्स कॉस्ट का कुछ भी रिकवर करना नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का पूरा पोर्शन ब्रेक इवन पॉइंट तक कवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी बचता है वो कितना बचता है, प्रॉफिट बचता है। क्लियर है? ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा था कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहां तक हम हमारी सारी फिक्स कॉस्ट जो वो रिकवर कर लें। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे की जो सेल होगी, शुरुआत की 60,000 जो है उसमें क्या होगा, 60,000 की सेल करोगे, 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, 30,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा, वो पूरे के पूरे 30,000 आपके फिक्स कॉस्ट के पेमेंट कर दोगे और आपका नील जो है वो प्रॉफिट जो वो नील हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेल करोगे, जैसे हमने टोटल 1 लाख की सेल की, तो एक्स्ट्रा जो 40,000 की सेल की, इस पे कंट्रीब्यूशन कमाया 20,000। अब इसमें फिक्स कॉस्ट का कुछ भी कवर करना है क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट सारी की सारी हम ब्रेक इवन पॉइंट तक कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा, पूरा का पूरा 20,000 जो बचेगा। क्लियर है? ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 50,000 और 20,000। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपनी का बीईपी लेवल जो है वो क्या है, बीईपी लेवल क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 60,000 पे इसका बीईपी है, टोटल सेल कितने की है, 1 लाख की, तो इसका कितने का है बीईपी लेवल, 60%। क्लियर है? और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि एमओएस लेवल कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 40,000 एमओएस की सेल है, टोटल आपकी सेल जो है वो 1 लाख की है, तो ये कितना है, 40%। क्लियर है? क्लियर है? इसको आप एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, और इसको कैलकुलेट कर सकते हो
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर अपन प्रॉफिट यहाँ पर ईबीआईटी को यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम ईबीआईटी लिख देंगे। ईबीआईटी अपन जो अपना कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे भी कैलकुलेट करोगे अगर, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 है, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000 है। तो ये कितना हो गया 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये 60% इंटू 100 कर दो, और ये कितना हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 कर दो, तो कितना आएगा 40%। सर ये एकदम ऐसी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, सिंपल सी मतलब सेम कैसे होगी? रीजन क्या है, क्योंकि इसका परसेंटेज फिक्स है, मतलब कि वो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहे हैं। तो ये 50,000 जो है, इसमें से ये 30,000 जो है, इस 50,000 के दो टुकड़े हैं, इस 50,000 के दो टुकड़े हैं। 30,000 तक जो है वो फिक्स कॉस्ट के हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है ब्रेक इवन पॉइंट को, और इस 50,000 का 20,000 जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, और प्रॉफिट जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है आपके एमओएस को। तो इस टोटल 50,000 में से 30,000 मतलब कि 60% जो वो किसका है बीईपी का है, और इस 50,000 में से 20,000 प्रॉफिट का है, मतलब कि 40% जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है। यहाँ तक का पॉइंट समझ आया क्या आपको? यहाँ तक की बात समझ आई? तो देखो, एमओएस लेवल जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? एमओएस लेवल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ई बी आई टी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो तो अपन ने समझने के लिए सेल को दो टुकड़ों में बांटते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या है, तो आप कहते हो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई बी आई टी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1/MOS? क्या मैं ये कह सकता हूं? क्लियर है? यहाँ तक की चीजें समझ आई भाई? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? ये जो है ये अपन ने किसका डिस्कशन किया? ये पूरा का पूरा आपका डिस्कशन जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड है। इसमें एक और बात है कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो या तो जीरो से जीरो या जीरो से कम होगा, या फिर एक या एक से ज़्यादा होगा, इसके बीच में कभी नहीं होगा, मतलब कि जीरो से ज़्यादा और वन से कम नहीं होगा। लेकिन ये जो पॉइंट अपन फाइनेंशियल लिवरेज की भी ये एक प्रॉपर्टी है, तो इस फाइनेंशियल लिवरेज के साथ ही इसको जो हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? अब इससे नेक्स्ट जो हुआ था आपका फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज के लिए कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करेंगे अपन? ई बी आई टी लेस इंटरेस्ट और ई बी टी। एक बार जो है इसको दो केस में पढ़ते हैं, एक तो विदाउट प्रेफरेंस शेयर, और आगे जो है इसको विद प्रेफरेंस शेयर जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले इसकी कैलकुलेशन सीख लेते हैं। फेवरेबल ऑपरेटिंग लिवरेज और नॉन फेवरेबल जो है वो दोनों देखेंगे। ये कॉमन पॉइंट है जो फाइनेंशियल लिवरेज का और इसका ऑपरेटिंग लिवरेज का है, तो दोनों जो अपन साथ में देखेंगे कि भाई ये जो फेवरेबल कब होंगे और ये अनफेवरेबल कब होंगे। अब समझिएगा,
EBIT लेस इंटरेस्ट, EBIT लेस इंटरेस्ट जो है वो, तो आपका EBT जो है वो हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर टैक्स, और लेस जो वो क्या करेंगे हम टैक्स करेंगे। अभी जो वो हम विदाउट प्रेफरेंस शेयर का पहले देख रहे हैं, फिर विद प्रेफरेंस शेयर का जो देखेंगे। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है उसको हम अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जो प्रेफरेंस डिविडेंड को हम 0 मान लेते हैं, तो उस केस के अंदर यही जो क्या हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? इसको पहले देख के प्रेफरेंस डिविडेंड को 0 मान के कैसे कैलकुलेट होगा, और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों देखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ कैलकुलेशन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और यूं देखे तो पूरे एग्जाम के अंदर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो एकमात्र ये क्वेश्चन जो होता वो अच्छा था, क्योंकि नॉर्मली जब भी पढ़ाया जाता है तो इस प्रेफरेंस डिविडेंड को 0 के साथ ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा था, प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ कैलकुलेशन किस तरीके से होगी वो अपन समझेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको 0 लेके समझ लेते हैं। तो जैसे आपका EBIT जो है वो 1 लाख है, और इंटरेस्ट जो है वो आपका 40,000 है, तो अर्निंग बिफोर जो है टैक्स जो है वो आपका कितना बचा 60,000। टैक्स की रेट जो मान लीजिए 50% है, तो ये कितना बचा 30,000 गया, और ये कितना बचा 30,000 बचा। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मानते एक बार, और ये जो है कितना हो गया 30,000। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है कि फाइनेंस जो फिक्स फाइनेंस कॉस्ट है उसको कंसीडर करके जो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज जो क्या होगा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, तो वो हमारा जो है वो क्या होता है EBIT लेस EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें से इसको हटाने के बाद जो बचता है EBT, वो जो है हमारा पोर्शन जो क्या कहलाता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, सॉरी 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 1.666। क्लियर है? ये जो है ये क्या बताता है, ये जो है ये फाइनेंशियल लिवरेज बताता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो बताता है चेंज इन EPS अपॉन चेंज इन EBIT। मतलब सर कैसे हुआ, जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर EBIT में 20% से इंक्रीज होगा तो EPS में कितना चेंज होगा, तो आप क्या कहोगे हमारा जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है 1.666, तो इस हिसाब से चेंज इन EPS कितना आएगा, चेंज इन EPS कितना आएगा डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे चेंज इन EBIT के अंदर जो चेंज कितना मान लीजिए 20% बता रहे थे ना, 20% मान लीजिए चेंज है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन EPS जो कितना आ जाएगा 20 इंटू 1.66, ये आएगा 33.33% है। 33.33% जो क्या होगा चेंज इन EPS होगा। क्लियर? चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। कितने का कहा था इसमें 20% का कहा था, तो 20% चेंज कर देते हैं। EBIT में 20% चेंज हो गया तो ये कितना हो गया 1 लाख से 1 लाख
20,000, ठीक है, 1,20,000। और ये जो है ये आपका 40,000, ये कितना बचा? 1,20,000 माइनस 40,000, ये आपका बचा 80,000। इसका टैक्स गया, टैक्स जो 50% है 40,000 गया। तो ये बचा आपका 40,000। प्रेफरेंस डिविडेंड जो अभी नील मान रहे हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? 40,000। तो आपका कितना इंक्रीज हुआ? 30,000 से 40,000 हुआ, मतलब 10,000 का इंक्रीज हुआ कितने पे? सॉरी 30,000 पे। तो आपका इंक्रीज कितना हुआ? 33.33%। क्लियर है? क्लियर है? अब यहीं पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड बी होता, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड बी होता, तो उस केस के अंदर कैलकुलेशन जो किस तरीके से पूरी चेंज हो जाती वो समझिएगा। देखो जैसे अब जो है इसी को विथ प्रेफरेंस शेयर जो वो देख रहे हैं। EBIT मान लीजिए वही 1 लाख लेस इंटरेस्ट 40,000, ये आ गया आपका EBT लेस टैक्स, ये आ गया 60,000। और टैक्स आ गया मान लीजिए 50% के हिसाब से 30,000। तो ये आ गया आपका PAT जो है वो आपका 30,000। और इसमें से लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि मान लीजिए कि आपका है 10,000। तो उस केस के अंदर आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो आपका हो जाएगा 20,000। अब देखो नॉर्मल अगर पहले के तरीके से देखें, अगर पहले वाले के जैसे देखें तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे EBIT डिवाइडेड बाय EBT जो कि आया हमारा EBIT कितना है? EBIT आपका है 1 लाख। तो आपका हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय EBT जो 60,000। 1.666 से जो है वो आ जाएगा। अब इसी इसके बाद में जब आप कहो, आप इसका जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फ़ायदा बताओगे, आप कहोगे इससे अगर आप EBIT का चेंज बताओ तो हम आपके EPS का चेंज बता दें। हमने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा कि ये लो हमारे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो है उससे हम आपको क्या कर देंगे? परसेंटेज चेंज इन EPS कह दो या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो इसमें तो जो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। आपने कहा कि भाई बताओ EPS के अंदर कितना चेंज है, कैलकुलेट करना। हमने कहा कि EBIT के अंदर बताओ 20% चेंज होगा तो EPS में कितना चेंज होगा। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेट फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कितना है?
1.666 है। तो देखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट करना है, अभी करते हैं। चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी के अंदर कितना है? 20% का चेंज बता रहे, ये लो 20% का चेंज। तो हमने कहा कि ये लो आपके परसेंटेज चेंज इन ईपीएस जो रहेगा वो रहेगा 20 इंटू 1.666। तो ये हो गया आपका 20 इंटू 1.666 33.33% जो है वो ईपीएस में चेंज होगा। हमने कहा चेक करके बता दो। हम कॉन्फिडेंस से गए कि चेक करके भी बता देते हैं। मैं जो वो बताया कि भाई अभी चेक करके दे देते हैं। ईबीआईटी में 20% चेंज कर रही है, तो ये हो गया आपके 1,20,000। इंटरेस्ट का कितना है? 40,000। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका? 80,000। टैक्स कितना है? 50% है, ये लो 40,000। ये जो है ये 40,000 लेस किया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो वो कितना आ गया? 40,000 आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10,000। ये 10,000 लेस किया, तो ये कितना आ गया? 30,000। कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है ना? 1,20,000, 40,000, 80,000, 80,000 का 40,000 गया, ये हो गया 40,000। 40,000 में से 10,000 गए, 30,000। कितने का इंक्रीज बताया था इसने? 33.33%। तो 20,000 पे जो वो 30,000 हो गए, मतलब कि इंक्रीज कितने का हुआ? 10,000 का इंक्रीज हुआ। कितने पे? 20,000। 20,000 से 30,000 हो गए, तो ये इंक्रीज कितना हुआ? 50%। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से होना कितना चाहिए था? चेंज होना कितना चाहिए था? 33.33%। जबकि चेंज हुआ कितना? 50%। समझ पा रहे बात? और कारण आप जान चुके होंगे कि इसका कारण क्या है। कारण ये है क्योंकि अब एक और इम्पैक्ट डाल रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले एक इंटरेस्ट ही डालता था, तो हम इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होगा, तो आप फाइनेंशियल लिवरेज अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे सीधा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से, तो वो फाइनेंशियल लिवरेज है भी गलत। फाइनेंशियल लिवरेज वर्ड का मतलब क्या है कि हम हमारे जो फाइनेंसिंग है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो सोर्स है उनसे फाइनेंस जितना लिया है उन सब का इम्पैक्ट आना चाहिए। क्लियर है? उन सब का इम्पैक्ट जो वो आना चाहिए। तो देखो, हाँ, तो कितना आना चाहिए ये तो हमें पता है कि भाई देखो, तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने कहा अच्छा, हमने जो फाइनेंशियल लिवरेज क्या कैलकुलेट कर दिया? ई बी आई टी अपॉन ई बी आई टी लेस जो है वो इंटरेस्ट किया, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसे भी लेस करना चाहिए था, तो हमारा सही आ जाता। तो चलो ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करके देख लेते हैं तो सही आता है या नहीं आता है। तो ये आएगा ईबीआईटी जो है वो आपका कितना है? 1 लाख। और ये कितना है? 1 लाख माइनस इंटरेस्ट जो वो कितना है? 40,000। और प्रेफरेंस डिविडेंड जो वो कितना है? 10,000। इसको भी कंसिडर करके देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन सही बैठती है या नहीं बैठती, फिर देखेंगे कि गलत क्यों हो रहा है। ये हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, मतलब कि आपका आया 2। अब आपसे पूछा अब आपसे पूछा कि हमारे जो है वो अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो है वो 20% है, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा? हमने कहा बिल्कुल बता देते हैं। तो ये जो है वो 2 है, और परसेंटेज चेंज इन
EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये हमने कैलकुलेट किया, हमने कहा परसेंटेज चेंज इन EPS। आपका ये कितना 20% है, तो 20 इंटू 2, 2 इंटू 20 तो 40%। हमने कहा 40% चेंज आएगा, हमने कहा कि नहीं आएगा क्योंकि हम कैलकुलेट करके बैठे हैं। चेंज कितना आ रहा है, 50% चेंज आ रहा है। समझ पा रहे हो बात? क्लियर? यहाँ तक समझ आया कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो वो समझ आ रहा है बात? यहाँ करने के बाद भी जो गलत आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो गलत आ क्यों रहा है कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस कर दिया, इंटरेस्ट भी लेस कर दिया, फिर जो है वो गलत क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है समझिएगा। उसका कारण ये है कि देखो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ लेस हो रहा है। समझ पा रहे हो बात? इंटरेस्ट जो वो यहाँ लेस हो रहा है, टैक्स जो उसके बाद में लेस हो रहा है, सॉरी उसके बाद टैक्स लेस हो रहा है, और उसके बाद जो वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो वो लेस हो रहा है। समझ पा रहे हो बात? तो एक जो है इंटरेस्ट जो है वो तो क्या हो रहा है, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंटरेस्ट जो है वो लेस हो रहा है, इंटरेस्ट जो लेस हो रहा है वो टैक्स से पहले हो रहा है, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो वो लेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आपके टैक्स के बाद में। समझ आ रही बात भाई? इंटरेस्ट जो वो लेस हो रहा है वो कब हो रहा है, इंटरेस्ट टैक्स से पहले लेस हो रहा है, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो वो लेस हो रहा है वो कब हो रहा है, टैक्स के बाद में हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता तब तो हम क्या कर देते कि EBIT लेस EBIT माइनस इंटरेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड जो है मतलब कि ये जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये भी लेस होना कब चाहिए था, प्रेफरेंस डिविडेंड से, सॉरी टैक्स से पहले। क्लियर है? ये भी लेस होना कितना चाहिए था, कब होना चाहिए था, इससे टैक्स से पहले। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें इम्पैक्ट देते हैं, इसके अंदर जो क्या किया जाता है, इम्पैक्ट दिया जाता है। इम्पैक्ट कैसे दिया जाता है, क्योंकि ये टैक्स के बाद जो है वो 10,000 है। समझिएगा, टैक्स के बाद जो वो 10,000 है, इसमें 50% टैक्स जो वो जाएगा। तो यहाँ अगर लेस करते तो कितना करते, यहाँ अगर देखिएगा समझिएगा, यहाँ अगर लेस करते तो यहाँ आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का कितना लेस करना पड़ता, 20,000। ताकि क्या होता, उस 20,000 का जो 10,000 जो है वो कहाँ जाता, टैक्स वाले केस के अंदर जाता, और बाकी का जो 10,000 है वो यहाँ रहता। तो इस वाले प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करना होगा, आपको बिफोर टैक्स करना होगा। इस जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, समझ पा रहे हो बात भाई, इंटरेस्ट जो वो क्या हुआ है, टैक्स से पहले लेस हुआ और कैलकुलेशन सही करवा रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद कैलकुलेट हो रहा है, और उस वजह से उसका जो है वो इम्पैक्ट गलत आ रहा है। तो इस प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करना होगा, बिफोर टैक्स बनाना होगा। समझ पा रहे हो बात? इस प्रेफरेंस डिविडेंड को भी क्या करना होगा, बिफोर टैक्स बनाना होगा। और बिफोर टैक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि 30% टैक्स रेट है, तो उस केस के अंदर अगर आपका 100 रुपए को बिफोर टैक्स बनाना है तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करोगे। तो क्या कहोगे कि 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3, तो ये कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 0.7 मतलब कि कितना हो गया आपका ये, 100 डिवाइडेड बाय 0.7 का मतलब हो गया ये 142। सर ये कैसे बनाए बिफोर टैक्स, समझाइए एक बार वापस। देखो 142 अगर बिफोर टैक्स होगा तो उस 142 का क्या होगा, 30% टैक्स जाएगा, इसका 30% जो वो टैक्स जाएगा, कितना जाएगा, 30% इसका आएगा 42 पॉइंट को जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 100। तो अगर कोई चीज को अगर आपको बिफोर टैक्स बनाना है तो उस केस के अंदर उसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1 - t से। उसे क्या करना होगा, 1 - t से डिवाइड करना होगा। तो सर अब जो है इतना आपने रायता फैल चुका है, अब इसको थोड़ा सा वापस क्लियर कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो उस केस के अंदर जो क्या होगा, EBIT लेस इंटरेस्ट
तो ये आएगा आपका ईबीटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको दो तरीके से समझेंगे, एक तो ये तरीका है, और अगर इसमें किसी को डाउट हो तो चिंता मत कीजिएगा, एक और तरीके से भी समझ लेंगे। टैक्स ये हो जाएगा EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, और लेस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये आपका आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे आपका EBIT जो है वो 1 लाख है, ये आपका 40,000 है, ये आपका बचा 60,000, और ये टैक्स का गया 30,000, 50% वही मान रहे हैं, तो ये आपका बचा 30,000 रुपये। प्रेफरेंस डिविडेंड का गया 10,000 रुपये, तो ये आपका लेस हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 20,000। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, किस केस के अंदर, अगर आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उस केस के अंदर, हाँ 142.85 था, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर सॉरी EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, वो तो क्योंकि टैक्स से बिफोर ही लेस हो रहा है तो उससे तो उतना ही अमाउंट लेस कीजिए, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उससे क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 1 - T से। एक बार ये भी इस तरीके से भी बता देंगे, और फिर यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करके भी देख लेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये कितना है, EBIT आपका कितना है, 1 लाख है, और आप क्या कहोगे 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 - 0.5, 50% टैक्स रेट है, तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 20,000। भाई इसमें कोई ये न सोचे कि इसके अंदर जो सर इसमें टैक्स का बेनिफिट कहाँ मिलता है, इसमें ये चीजें कहाँ मिलती है, ये टैक्स का बेनिफिट नहीं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज की, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अब समझिएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 20,000 और 20,000 40,000, तो ये कितना बचा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना भाई, इंटरेस्ट जो वो 20,000 ही था ना, वो इंटरेस्ट 40,000 था, सॉरी, इंटरेस्ट जो वो 40,000 है, -40,000 और -40,000, तो 40 और 20 60 हो गए, तो ये हो गए 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये आ गया आपका 2.5। क्लियर है। अब 2.5 जो है वो, हाँ 2.5 जो है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, तो अब जैसे आपको कहा कि EBIT में 20% से चेंज आएगा तो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 2.5 बराबर परसेंटेज चेंज इन EPS। आप क्या कह रहे हो कि इसमें 20% चेंज आएगा, ये लो 20% का चेंज है, तो EPS में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS। ये जो साइन है ये चेंज के लिए यूज होता है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2.5 जो है वो कितना 50%। ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है हमने, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको वापस चेक कैलकुलेट करेंगे ताकि इसको और इसके रिलेशन को जो वो समझ पाए। देखो EBIT में 20% का चेंज हुआ, तो ये कितना हो गया 1 लाख से 1,20,000। इंटरेस्ट का पैसा वही 40,000। EBT जो है वो कितना बचा 60,000। टैक्स जो है वो 30,000 की जगह कितना हो गया 40,000।
तो ये कितना बचा आपका 30,000। क्लियर है। और सॉरी 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 भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये हो गया आपका 80,000। इस 80,000 में से टैक्स गया 40,000, तो ये बचा आपका 40,000। रेफरेंस डिविडेंड आपका गया 10,000, तो ये आपका हो गया 30,000। और आप अगर कहो कि 20,000 पे 30,000 कितना हो गया, 10,000 की इंक्रीज हुआ कितने पे, 20,000 पे, तो ये कितना हो गया 50%। क्लियर। अब देखो, अब देखिएगा, यहां से समझिएगा। देखो, ये हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के डिवाइड में 1 माइनस जो टी है वो क्यों किया, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो किसका आना चाहिए, ये जो फिक्स कॉस्ट है उन्हीं का आना चाहिए। समझ पा रहे हो बात भाई, 40,000 का और ये 10,000 का। अगर जैसे ये सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ एक ही होता तो उस केस के अंदर भी ये प्रेफरेंस डिविडेंड का ही इम्पैक्ट आना चाहिए भाई। अल्टीमेटली जो वो हम क्या कहना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ही क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि फिक्स कॉस्ट बियरिंग सोर्स से लिए गए पैसों का इम्पैक्ट, भाई उसी का इम्पैक्ट आना चाहिए। तो ये तो 40,000 है, इसका 40,000 का इम्पैक्ट आना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। ठीक है, ये जो है 10,000 प्रेफरेंस डिविडेंड का, इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो 40 और 10 इसका तो दोनों का आना चाहिए, 50 का तो आना चाहिए। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि भाई 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 माइनस फिक्स कॉस्ट वाले भी कितने हैं, ये आपके हो गए 40,000 और ये हो गए आपके 40,000 और ये हो गए आपके 10,000। ठीक है, लेकिन इस प्रेफरेंस डिविडेंड के टैक्स में, टैक्स से बाद आने के कारण टैक्स में क्या हो जाएगा, 10,000 का और इम्पैक्ट आ जाएगा, 10,000 का और इम्पैक्ट आ जाएगा। इस वजह से इस 10,000 को भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जो कि हम इस तरीके से भी लेस कर सकते हैं, और अगर हम सीधा चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 माइनस 40,000, तो टैक्स से पहले इस वजह से इसका तो 40,000 इम्पैक्ट आएगा, और 10,000 क्योंकि टैक्स के बाद है तो इसके इसके कारण ये बाद में आया, इसके कारण ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसका टैक्स में बेनिफिट नहीं मिला, इस कारण जो है इसका इम्पैक्ट जो है पूरा देना पड़ेगा। तो उसका पूरा इम्पैक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस टैक्स से करते हैं। तो ये जो हमारा क्या होता है 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 माइनस जो है वो 40,000 और 20,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। तो अल्टीमेटली जो है वो हमारा फिक्स कॉस्ट बियरिंग में इम्पैक्ट तो कितने का 1,00,000 और ये 40,000 और ये 10,000। लेकिन ये जो 10,000 है, ये जो भी अमाउंट इसके बाद आ रहा है उसके कारण जो टैक्स में और फर्क आ जाता है, इस वजह से जो है वो हम लेस कर देते हैं। लास्ट में ये वाला लिखा है भाई फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग। फिक्स कॉस्ट लगने वाले जो सोर्स है उनसे, सोर्स से लिए गए पैसों का इम्पैक्ट जो वो कौन बता रहा है, फाइनेंशियल लीवरेज बता रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग सोर्स से लिए गए पैसों का इम्पैक्ट जो वो क्या है, वो फाइनेंशियल लीवरेज बता रहा है। तो फिक्स कॉस्ट सोर्स से लिए गए पैसों का इम्पैक्ट मतलब कि इस 40,000 का और 10,000 का आना चाहिए। लेकिन ये जो 10,000 टैक्स के बाद है, इस वजह से इसके कारण जो वो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, इस वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो और कंसीडर करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड में डिवाइड बाय करते हैं 1 माइनस टी। एक बार यहाँ तक का देखिए, और यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए।
क्लियर है? क्लियर है? अब जो है 2 पॉइंट जो अपने बचे हुए थे, पहले उनको कंसीडर कर लेते हैं यहीं पर साथ में। वो कौन-कौन से? एक तो हमने कल कहा था कि फाइनेंशियल, अब इसको ब्रेक, ये फाइनेंशियल लिवरेज को और इनको जो थोड़ा और जो है इसकी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि इसके साथ एक वर्ड आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड है। तो ये जो है अभी और चलेगा ना, तो उससे पहले अपन ये दो छोटे छोटे पॉइंट है जो डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? क्या लिखा था हमने? दैट लेवल ऑफ EBIT where EPS become जीरो। EBIT का वो लेवल जिसके कारण, जिसमें EPS जो वो जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप जो फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कीजिए इस फॉर्म का, जिसका EBIT लेस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, और लेस करोगे आप टैक्स को तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेस करोगे आप प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपका क्या हो जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ईपीएस जीरो कब आएगा? जब आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो? जीरो हो। क्लियर है? प्रेफरेंस डिविडेंड आपका अभी मान रहे थे कितना है? 10,000 है, तो ये 10,000 मान लीजिए। तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना चाहिएगा? किस में से 10,000 लेस करें ताकि जीरो आ जाए? तो ये कितना चाहिएगा? 10,000 चाहिएगा। क्लियर है? टैक्स जो है वो मान लीजिए 50% है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 50% टैक्स है और ये 50% उसके बाद की बची है, तो मतलब टैक्स कितना गया? 10,000 का जाएगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना चाहिए? 20,000। समझ पा रहे हो बात? या फिर यूँ समझ लीजिए 20,000 और इसका ये 50% टैक्स जो 10,000 गया और बाकी बचा 10,000। मान लीजिए इंटरेस्ट का पैसा कितना था? 40,000 था, तो ये 40,000 जो है वो कर दीजिए। तो आपको किस में से जो है वो 40,000 घटाने के बाद 20,000 बचे, तो EBIT आपका कितना चाहिएगा? 60,000। तो ये जो 60,000 है इसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो 60,000 है ये जो है वो क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं? EBIT का वो लेवल जहां पर आपका EPS जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ इसमें पॉइंट में देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल, एक सेकेंड है ना। देखो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट जब देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? जहां प्रॉफिट जो वो जीरो हो जाए, वो हमारा जो क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। सेम वैसा वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ है। यहाँ जो है वो क्या है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जब हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ भी ना बचे, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है। अगर इससे EBIT कम हो जाएगा तो उस केस के अंदर आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। और अगर आपका EBIT इससे ज्यादा होगा तो आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वो लेवल EBIT का जहां आपका EPS जो वो जीरो बन जाए, उस लेवल को, उस EBIT को, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कहते हैं। तो उस केस के अंदर हम जो है इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये जो है हमें कितना चाहिए? जीरो चाहिए। समझ पा रहे हो बात? प्रेफरेंस डिविडेंड का मान लीजिए कि 10,000 प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है, तो मतलब कि हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी चाहिए?
किस में से 10,000 लेस करें तो जीरो बचे, तो 10,000 में से 10,000 लेस करें तो जीरो बचे, तो मतलब कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। अब ये जो है मान लीजिए टैक्स रेट 50% है, तो इसका मतलब क्या है, ये जितना है ये जो है ये क्या है, आफ्टर टैक्स है, तो इसे बिफोर टैक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 1 माइनस टी कर दो, तो आपका बाद में जो 10,000 बचाना है तो पहले कितना होगा, 1 माइनस टी मतलब कि 0.5 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 आपको करना होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 20,000 है उसका 50% टैक्स जाएगा, तो आपका ये कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। 20,000 ये बिफोर टैक्स चाहिए। और मान लीजिए इंटरेस्ट का पैसा आपका 40,000 है, तो आपको कितना कमाना होगा ताकि आप 20,000 बचा पाए। अगर 40,000 इंटरेस्ट का है तो 60,000 कमाओगे तो 40,000 इंटरेस्ट का जाएगा और 20,000 बच जाएगा। तो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा कि अगर आप ईबीआईटी 60,000 कमाते हो तो उस केस के अंदर आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या ईपीएस जो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक बार वापस समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस जो वो जीरो हो जाए या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो हो जाए। तो आप क्या कहोगे कि अगर हम 60,000 का ईबीआईटी कमाते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमारे लिए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 0 रुपये बचेगा। अगर 60,000 से कम करोगे तो उस केस के अंदर आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर माइनस हो जाएगा। अगर 60,000 से ज़्यादा कमाओगे तो उस केस के अंदर आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस हो जाएगा। क्लियर है। जैसा ब्रेक इवन पॉइंट में देखते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट से सेल अगर कम करोगे तो लॉस होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा। वैसे वैसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर आप है तो उस केस के अंदर आपका ईपीएस जो वो जीरो है। अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की साइड में तो आपका ईपीएस माइनस है, और अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से आगे हो तो उस केस के अंदर आपका ईपीएस जो वो प्लस है। क्लियर है ये, क्लियर है। एक हमने और वर्ड यूज किया था जो था फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। इसको हमने क्या लिखा था, ईबीआईटी का वो लेवल जहां दोनों ऑप्शन से ईपीएस सेम रहे। समझिएगा, जैसे आपके पास यहाँ तक का लिख चुके थे ना, ऊपर तक का। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के अंदर जो आपके पास क्या है कि आप इक्विटी शेयर जो वो इश्यू करो 30 लाख के, और डिबेंचर जो वो इश्यू करो 0। ऑप्शन 2 जो है वो आपके पास क्या है कि 15 लाख की आप ये क्या जो है वो इक्विटी शेयर इश्यू करो और 15 लाख की डिबेंचर इश्यू करो। और ये जो है फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो कितना है आपका 100 है, और रेट ऑफ डिबेंचर है रेट ऑफ डिबेंचर जो वो 10% है। आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार कि इसमें से कहने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, वो लेवल जहां पर दोनों ही ऑप्शन से आप ईपीएस कैलकुलेट करो तो सेम रहे। क्लियर है। एक टैक्स रेट और दे दीजिए, टैक्स रेट जो वो मान लीजिए आपका
टैक्स रेट जो वो 30% है। या मैं आपको करवा देता हूँ, देखो ऑप्शन 1 के अंदर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी ईबीआईटी आएगा उसमें से लेस क्या करोगे, इंटरेस्ट करोगे। ये जितना अमाउंट आएगा उसको क्या करोगे, उसमें से टैक्स लेस करोगे। तो आप सीधा क्या कर दो, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। उसमें से क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड जो वो लेस करोगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप क्या करोगे, आपका इसका ईपीएस आ जाएगा। सर कैसे, ये हमें समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं। इस देखो ये ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ये आ गया आपका ईबीटी, उसमें से लेस किया आपने टैक्स, तो ये आपका आ गया ईएटी, उसमें से लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आपका आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको क्या किया, इस तरीके से लिख दिया कि भाई ईबीआईटी उसमें से इंटरेस्ट लेस किया, और ये जो अमाउंट आया उसको क्या कर दो, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर टैक्स हो जाएगा, और इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर 1 का इंटरेस्ट, और ऑप्शन नंबर 1 का प्रेफरेंस डिविडेंड, और ऑप्शन नंबर 1 के इक्विटी से। ये ईपीएस जो किसके बराबर होना चाहिए, ऑप्शन 2 वाले के हिसाब से। तो ऑप्शन 2 में जो है वो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम उसी तरीके से, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट जो है वो आपका कौन सा, दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर, और उसको जो है वो 1 माइनस टी कर दीजिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर जो कितने का है, 30 लाख का है, 30 लाख का है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, 30,000, और यहाँ कितने हो गए, 15,000। तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर ईबीआईटी का वो लेवल तो कैलकुलेट करना है, तो ईबीआईटी जो है उसको तो रहने दो लेस, पहले वाले में तो डिबेंचर कुछ भी इश्यू हुआ नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टैक्स रेट जो वो कितनी है, 30% है, तो इंटू 1 माइनस 0.3, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो वो कितने हो जाएंगे आपके, पहले वाले ऑप्शन के अंदर 30 लाख पूरे के पूरे इक्विटी शेयर से इश्यू कर रहे हो, तो डिवाइडेड बाय 30,000। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ईबीआईटी जो है वो कितना हो जाएगा आपका, वो हमें कैलकुलेट करना है, ईबीआईटी जो है वो सेम ही रहेगा दोनों में, माइनस सेकंड वाले में 15 लाख जो डिबेंचर से इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर पे 10% रेट देना है, 10% का ब्याज देना है, तो कितना होगा इंटरेस्ट, 1,50,000, और इसका टैक्स कितना जाएगा, 1 माइनस 0.3, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो कुछ है नहीं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कितना हो गया आपका, यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में 15,000। अब इसको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा, और जब कैलकुलेट कर लोगे तो वो ईबीआईटी आ जाएगा। जैसे किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ईबीआईटी माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ईबीआईटी इंटू 0.7, ठीक है, वो तो जीरो ही है, या फिर आप इसको डिवाइडेड बाय 30,000, ईबीआईटी माइनस 1.5 लाख इंटू 1 माइनस 0.3, मतलब कि 0.7 इंटू ईबीआईटी, मतलब कितना हो जाएगा, 0.7 ईबीआईटी। ईबीआईटी को आप चाहे तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक्स भी लिख सकते हो। देखो 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 है, 0.7 इंटू ईबीआईटी, 0.7 ईबीआईटी, और 0.7 इंटू 1,50,000 कितना बचा, 15,43,54,5,75 ने वो हाथ पे चलोटी, मतलब कि 1,05,000, वो आगे जो है जीरो का जीरो ही है, उसका तो कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये कितना हो जाएगा, 0.7। ईबीआईटी की जगह मैं एक बार एक्स लिख रहा हूँ, या ईबीआईटी लिखते हैं, चलो ईबीआईटी, ये डिवाइड में जो है वो इधर आते से ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15,000 बराबर, ये जो है 30,000 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 इंटू 30,000 जो है वो 0.7 ईबीआईटी माइनस
1,05,000। 0.7 इंटू 15,000, 10,500। EBIT बराबर 30,000 इंटू 0.7, 30,000। EBIT माइनस 30,000 इंटू, ये तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, 30,000 इंटू 1,00,000। ये EBIT को जो वो इस साइड ले आओ, 10,500 माइनस 21,000, तो ये माइनस के 10,500। EBIT बराबर 30,000 माइनस के 30,000 इंटू 1,05,000। सर एग्जाम में इतनी हार्ड कैलकुलेशन आएगी क्या? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट आपके हाथ से जो कैलकुलेट किया होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। -30,000 इंटू 1,05,000 डिवाइडेड बाय माइनस के 10,500। माइनस से तो माइनस गया, 30,000 डिवाइडेड बाय 10,500 तो 1,05,000। ये आ गया आपका 3,00,000 की। EBIT जो वो 3,00,000 है। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,00,000 रुपए है, तो चाहे आप ऑप्शन 1 से पैसा रेज करो, चाहे ऑप्शन 2 से पैसा रेज करो, आपका EPS जो वो सेम रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप चेक कर सकते हो कितना है, 3,00,000 है, तो आप चेक भी कर सकते हो। ये EBIT लेस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आपका EPS आ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आप क्या कह रहे हो कि 3,00,000 अगर रहे तो ऑप्शन 1 से पैसा रेज करो, चाहे ऑप्शन 2 से पैसा रेज करो, आपका EPS सेम आएगा। तो ऑप्शन 1 के अंदर इंटरेस्ट का कुछ भी जाएगा क्या? नहीं, तो ये 3,00,000 पूरा का पूरा रहेगा। और 3,00,000 में से टैक्स का कितना जाएगा, 30% जाएगा, तो 90,000 रुपये टैक्स का चला जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना रहेगा, 2,10,000। 3,00,000 का 30% जो 90,000 आपका टैक्स का चला जाएगा। तो ये 2,10,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाय, पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर कितने, 30,000, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 आपका EPS कितना आएगा, 7 आएगा। दूसरे वाले केस में 3,00,000 इंटरेस्ट जो 15,00,000 का 10% कितना चला जाएगा, 1,50,000। ये 1,50,000 गए तो कितने बचे, 1,50, और 1,50 में से उसका 30% टैक्स चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1,05,000। लेकिन दूसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 15,000 ही होंगे, तो डिवाइडेड बाय 15,000, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है? इसको एक बार देख लीजिए भाई। हम्म
क्लियर है यहाँ तक का? अब इसके बाद में एक और जो है वो लिवरेज आता है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। वो कुछ भी नहीं है, एक और आता है कंबाइंड लिवरेज, जो कि क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज गुणा मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज जो वो होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई बी आई टी, और फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई बी आई टी अपॉन ए बी आई टी माइनस इंटरेस्ट माइनस, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टी। तो ये क्या हो जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टी। और उसके बाद में अगर इसको यूज करें तो डिग्री ऑफ फाइनेंस जो कंबाइंड लिवरेज जो है वो क्या होगी, वही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। देखो फाइनेंशियल लिवरेज को या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को वो सेम है, बस हम अगर चेंज का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं तो हम जो वो डिग्री वर्ड यूज करते हैं। और वो भी कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये भी एक नॉर्मली रूल है ना, अपन नॉर्मली ऐसे जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर इस तरीके से यूज करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या कहते हैं, चेंज इन ई बी आई टी अपॉन चेंज इन सेल्स, और ये जो है वो क्या होता है, चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन ई बी आई टी। इस हिसाब से देखें तो कंबाइंड लिवरेज आपका क्या कैलकुलेट करेगा, चेंज इन, अच्छा ये कट जाएगा सॉरी, हाँ, चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल्स। भाई कारण क्या है, क्योंकि ये और ये आपस में कट जाएंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या फर्क पड़ेगा, देखो अल्टीमेटली जो है फाइनेंशियल लिवरेज अगर आपके पास फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, अगर फेवरेबल है इसका मतलब क्या है, इनसे आपने पैसा लिया है, जो जो भी फिक्स कॉस्ट बेयरिंग जो भी आपके सोर्स है जैसे प्रेफरेंस या डिबेंचर, इनसे पैसा लिया है, उनको आप कम दे रहे हो, उनकी जो है कॉस्ट लग रही है कम और उसके अगेंस्ट में आप कमा रहे हो ज्यादा, तो उस केस के अंदर जो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब कि हमारे लिए फायदेमंद होने वाले फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर इसका जस्ट उल्टा है तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएंगे, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसके बाद में इस फाइनेंशियल लिवरेज का इम्पैक्ट, और फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा हो तो फर्म फर्म पे क्या फर्क पड़ता है, कम हो तो क्या फर्क पड़ता है, फाइनेंशियल लिवरेज एज ए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और फाइनेंशियल लिवरेज सॉरी डेप्ट एज ए डबल एज स्वॉर्ड। और ये कुछ पॉइंट जो बचे हैं जो अपन अपने नोट से जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड का फाइनेंशियल लिवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे जितना डिविडेंड दे रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हो तो उस केस के अंदर तो वो आपका फेवरेबल है। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को दे रहे हो 15% और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आपके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, तो यहाँ तक का देखिए। कल जो है अपन इस चैप्टर को नोट्स के साथ जो पूरा शुरू से रिवाइज भी कर लेंगे, और इसके अलावा जो 2 पॉइंट और बचे थे कौन से, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और चलो वो अपन कल जो इस चैप्टर को शुरुआत से लेकर अंत तक जो है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने नोट से। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ना।